कुछ लोग आ गए थे, हिंदू मुस्लिम कुछ हो गया था, और एक राजा भैया जो थे मुस्लिम थे, वो कमरे में अंदर थे, हमारी कंपनी कहीं लगी हुई, बाहर वो लोग आए थे तलवारें लेके, मैं भी छुट्टियों में गई, और उन्होंने कहा कि बस उसको निकाल दो बाहर। बिना संघर्ष के हो ही नहीं सकती। संघर्ष सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए तो वो संघर्ष नहीं है। नहीं, गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कंट्रोवर्सी जुड़ी है आपकी लाइफ से। आप मरहूम बहुत बड़े एक्टर ओमपुरी जी की वाइफ हैं। अच्छा, अनु कपूर जी का पिछले दिनों हमने कोई इंटरव्यू देखा, उन्होंने उसमें कहा कि भाई मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। तो उस संघर्ष ने एक सीमा कपूर को कितना मजबूत किया। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, जिंदगी ऐसी जियो कि रब को पसंद आए, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। नमस्कार, ऑनर्ड पर्सनालिटी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही एक विशेष अतिथि जिनका नाम है सीमा कपूर जी। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, निर्माता, लेखिका, निर्देशिका और थिएटर आर्टिस्ट। लंबे समय तक इन्होंने फिल्म और सिनेमा को अपना जीवन दिया है और आज ये हमारे साथ मौजूद है ऑनर्ड पर्सनालिटी की इस खास पेशकश में। आज हम इनकी पुस्तक की चर्चा करेंगे, इनकी जीवन यात्रा की चर्चा करेंगे और इनके बीते लम्हों की भी चर्चा करेंगे। स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है ऑनर्ड पर्सनालिटी में आपका। आपकी पुस्तक यूं गुजरी है अब तलक बहुत मशहूर रही, क्या खास है हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और शुक्रिया आपने इतनी तारीफ की इसका। किताब में क्या खास है ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि खास तो मेरी जिंदगी है जिसे मैंने शब्दों में और लफ्जों में उतार के कागज पे उतारा है। अब पढ़ने वालों को मेरी जिंदगी कहने का जो है स्टाइल वो कैसा लगा है वो आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पुस्तक है बहुत चर्चित रही है और मुझे लगता है हर वर्ग का युवा इसे पसंद कर रहा है और आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसा क्या खास है? और मुझे लगता है आपकी माँ शबनम कपूर जी आपकी प्रेरक रही हैं, तो कितना लगाव महसूस करती हैं माँ से? माँ और बाबूजी, पहले नंबर पे माँ, दूसरे नंबर पे बाबूजी, या यूं कहें तराजू के दोनों पलड़े हैं वो मेरी जिंदगी की, मेरे दोनों आंखें हैं वो। दोनों का मेरे जीवन पे जब मैं बहुत समझदार हुई, थोड़ा समझ आई जिंदगी की, दुनिया की, संसार, तब मैंने पाया कि कितना मुश्किल होता है ईमानदारी और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना, बहुत मुश्किल होता है। तब मुझे लगा कि वो लोग विरले थे जिनकी कभी हमने जिंदगी में कभी कमजोरी पकड़ी ही नहीं, वरना आप जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं, वो आप भाई हों, दोस्त हों, पति हों, माता पिता हों, उनकी आप कमियां, कमजोरियां आपको समझ में आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मेरे माता पिता की कमजोरियां मुझे कभी दिखी ही नहीं। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें प्यार, मेरे भाइयों की दिखी, मेरे दोस्तों की दिखी, मेरे पति की भी दिखी, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ जिया ही नहीं। इतने सच पे होते थे कि कई बार उन सच की जरूरत भी नहीं होती थी, लेकिन वो बोलना है। तो इस तरह की किताब में मैंने आपने पढ़ा होगा कि एक इंसिडेंट है कि बाबूजी, कुछ लोग आ गए थे, हिंदू मुस्लिम कुछ हो गया था, और एक राजा भैया जो थे मुस्लिम थे, वो कमरे में अंदर थे, हमारी कंपनी कहीं लगी हुई, बाहर वो लोग आए थे तलवारें लेके, मैं भी छुट्टियों में गई, और उन्होंने कहा कि बस उसको निकाल दो बाहर। तो मैंने बाबूजी से कहा, मैंने कहा बोल दीजिए नहीं है वो। मैंने कहा झूठ नहीं बोलो। उन्होंने कहा हाँ अंदर है। वो अपने उसूलों पे इतने उसूल, मतलब वहां पर बोल चीजें ठीक हो सकती, लेकिन ना वो और उनका सच उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा डिविनिटी भर देते, दैवीय शक्ति जैसा। मैं शायद अपने माँ बाप के लिए ज्यादा बोल रही हूँ कि वाकई वो 100, 150, 200 लोगों की भीड़ जो तलवारें लेके आई, क्या बाबूजी ने किया होगा। मैं तो छोटी थी, 9th 10th में पढ़ती, कि पुलिस से भी नहीं मान रहे थे, किसी से नहीं मान रहे थे। रात का टाइम था, शराब पिए हुए थे और उन्माद में थे कि बस मारना काट, और क्या बाबूजी का करिश्मा था। तो ये करिश्मा बाद में, अब चीजें जिंदगी में देख रहे हैं हम, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो समझ में आया कि जब आप अंदर से सच की शक्ति से भरे होते हैं ना, आत्मशक्ति मिलती है, तो लोगों को का उस पे असर होता है। आपकी पुस्तक में हमने ये भी पढ़ा कि आप अलग अलग इलाकों में रही हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट कई जिलों में आप रही हैं। आपका बचपन, आपकी युवावस्था और फिर बड़े होने तक, फिर आप दिल्ली आई, उसके बाद मुंबई।
क्या लगता है कल्चर का कितना असर पड़ा आपके इस यायावर जीवन ने, कितना प्रभावित किया आप? देखिए, जितना पढ़ के आप नहीं जान पाते उतना कहते हैं गुड़ के जान। तो गुड़ मतलब आप जिंदगी को जब सफर नहीं करेंगे, अभी मैं किताब में पढ़ लूं कि मॉस्को ये है और बीजिंग ये है और वो है, लेकिन अगर मैं वहाँ 6 महीने रह जाऊं तो मुझे किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी गलियां सारा कल्चर सब मालूम। उसी तरह जैसे हम छोटे छोटे गाँवों में गए, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बाबूजी की कंपनी तो दमन दीव तक गई है, तो वहाँ के कल्चर और वहाँ पे हम रहे हैं और आम लोगों से इंटरेक्शन रहा है, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, तो उनके समाज में क्या हो रहा है और कौन क्या है, क्या कल्चर है, क्या खा रहे हैं, तो वो सब चीजों ने हमको बहुत एनरिच किया। उन सब चीजों ने हमको बहुत अंदर से ज्ञान से भर, ज्ञान जो लोगों के जरिए आता है, जो संस्कृति के जरिए आता है, तो छोटी छोटी जगहों पे जाने से हमें ये लाभ हुआ, कल्चरली काफी एनरिच हुए। जी। अच्छा, एक मार्क्सवादी लड़की जो अपनी युवावस्था में क्रांति करना चाहती थी, रेडिकल बदलाव लाना चाहती, वो फिल्मों में कैसे आती है? उसे तो कुछ और करना था, उसे देश बदलना था, दुनिया बदलनी थी, क्रांति करनी थी, फिर फिल्मों का रास्ता कैसे? एक्चुअली क्या है, ये हमारे रक्त में ही है कला, क्योंकि बाबूजी सब छोड़ के आ गए, माताजी मेरी कलाकार थी, पोएट भी थी, और हाँ, आपकी मम्मी काफी बड़ी बहुत बड़ी शायरा थी, उर्दू की कवित्री भी थी, कविता हिंदी की कविताओं में भी वो था, और गाती बहुत अच्छा थी। उनको वसंत देसाई ने अपनी फिल्म के लिए पूरी 6-8 गानों के लिए अनुबंधित किया था। हाँ, इसका जिक्र आपने अपनी पुस्तक में किया है। तो वसंत देसाई उस समय बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन मेरी दादी ने कहा कि हम फिल्मों में जाने नहीं देंगे बहू को, वो पुराने, वो परंपरागत विचार तो थे। मम्मी ने कभी नहीं, मतलब फिल्म ही छोड़ दी, वीणा नाम की फिल्म बन रही तो, और उसकी कभी कंप्लेंट भी नहीं की उन्होंने, बाबूजी को कभी ताना दिया हो या हमसे कहा हो कि अरे मेरा तो ये था और वो। उसके बाद 70 में कमलेश्वर जी जो थे, सारिका के संपादक थे और बड़े राइटर थे कमलेश्वर, एस्टैब्लिश राइटर जी। तो माँ ने सारिका में उनकी 2-3 कहानियां छपी। कमलेश्वर और गायत्री उनकी पत्नी जो थी, उनसे बड़ी अच्छी पहचान थी मम्मी की। माँ जब भी बॉम्बे जाती थी उन्हीं के घर, तो उनकी एक कहानी पे एक फिल्म बन रही थी, बदनाम बस्ती। अच्छा, कमलेश्वर की कहानी थी, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी आपको गाना, तो माँ ने बदनाम बस्ती में गाना गाया। वो कबीर वो था, लेकिन नौटंकी स्टाइल में था, नौटंकी होते ना जो, तो नौटंकी वाली स्टेज पे गा रही है, सैया गाड़ी बान मोरा बलमा गाड़ी बान। अच्छा, आपकी मम्मी ने गाया। तनक ललकार के गड़िया हाँ करे राजा गाड़ी बान, तो वो माँ ने गाया था। वो भी दादी चली गई थी, और उत्तर में तो हम लोग सब बड़े हो गए थे, रंजीत भाई, अन्नू भाई सब। माता पिता जो हैं वो आदर्श रहे हैं, और अभी भी मैं उनकी बातें बहुत सारी, कभी तकलीफ में आ जाते हैं हम, दुविधा में आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उस समय वो क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे एनर्जी देता है और वो मुझे ऊर्जा देता है। अच्छा, संघर्ष ने कितना मजबूत किया? मैंने पढ़ा कि कहीं आप ऐसी स्थिति भी रही, माता पिता के समय घर में फाके भी पड़ते थे जब आप बड़ी हो रही, और मम्मी ने बहुत संघर्ष किया, अलग अलग जगहों पे पढ़ाया और स्कूल टीचर की नौकरी की और बच्चों को बड़ा किया, तो उस संघर्ष ने एक सीमा कपूर को कितना मजबूत किया? मतलब हम सभी को बहुत मजबूत किया। ईश्वर संघर्ष देता ही उन्हीं को है जो उसको झेलने लायक, उसकी कृपा होती है, तब संघर्ष आपको मिलता है। क्योंकि देखिए, जिंदगी बिना संघर्ष के हो ही नहीं सकती। संघर्ष अगर सिर्फ आप सोचें कि रोटी के लिए है या संघर्ष सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, तो वो संघर्ष नहीं है। हर पल पल पे आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, हर कदम। तो मजबूत तो बहुत किया संघर्ष ने, मजबूती उसी वजह से है, वरना अभी देखिए एक मजदूरनी है, वो नंगे पांव सड़क पे चलती, बिल्कुल मई जून की गर्मी में भी, तपाती धूप में पिघल रहा होता है डांबर, तो भी वो चल रही होती, क्योंकि वो संघर्ष कर करके उसके पैरों को इतना सख्त बना दिया है, और आप वहां 5 मिनट नहीं चल सकते। तो संघर्ष की ये, हाँ, जो टूट जाते हैं बीच वहीं रह जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो संघर्ष भीतर से मजबूत बनाता, बहुत ज्यादा, बाहर भीतर से। पुरानी पीढ़ी के बच्चे को तो
मैं नहीं कहूँगी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो आपको किले का रहस्य और तमाम ऐसे सीरियल्स के जरिए जानते हैं। आपने दूरदर्शन के लिए काफ़ी सीरियल्स बनाए हैं, पटकथाएं लिखी हैं, आप कितनी अच्छा है क्योंकि आप युवाओं को कनेक्ट किए हैं। मैं बहुत कनेक्ट हूँ आपकी उस पुस्तक को, और यकीन माने कि उस पुस्तक को मैंने एक सांस में एक रीडिंग में पढ़ ली, वो इतनी अच्छी थी। एंड समवेयर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी आप बीती है, मैं खुद वो जिंदगी जी रही हूँ। वो फूल, वो क्यारियाँ, वो स्कूल, वो साइकिल, वो छोटा भाई और उसको लेकर जाना, अमेजिंग। मतलब उस पुस्तक की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लिखने का वक्त कैसे मिलता है और खूबसूरत लिखावट लिखना से संभव कैसे लिख पाती हैं सीमा कपूर इतना सुंदर? क्या लगता है कि कल्पनाएं? आप सुंदर बोल रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब लिखा तो बहुत बिल्कुल अपने मन के उद्गार सारे रखे। मुझे नहीं पता था कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी कोई काम शुरू करती हूँ तो मुझे पसंद आना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये लिखते लिखते मेरी आंखों में आंसू आए। तो मुझे, क्योंकि देखिए जिंदगी तो वही है जो मेरी है, बस उसको कहने का ढंग जरा शायद मेरा ज्यादा भावुक या इमोशनल या पता नहीं शब्दों का चयन कुछ इस तरह हुआ होगा कि लोगों को समझ आ रहा है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि भाषा जो हो वो बहुत थी जैसे मैं बोल रही हूँ सहज है और आप समझ रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि और था जब प्रगतिशील लेखकों का सब वो था, तो उसमें कुछ लोग बोलते थे कि साहित्य जो होता है कुछ लोगों के द्वारा रचा जाता है और कुछ लिखा जाता है और कुछ लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, वही साहित्य है। लेकिन एक वर्ग ये था, वो ये कहता था कि जो सबको समझ आए वो साहित्य, जिससे सब रिलेट कर सके कि हाँ ये तो मेरी कहानी है, वो ही साहित्य। तो आप गोरकी की कहानी हो, प्रेमचंद हो, रेणु हो, कोई भी हो, आपको लगता है कि ये तो हम भी कहना चाह रहे थे, ये तो हम भी ऐसे बोलते, रिलेट जिसे आप कर सकें। बिल्कुल ठीक है, वो आप बीती कहानियां हैं। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे सीरियल्स भी आपने बनाए, अब आप इस मुकाम स्थापित लेखिका हैं, पटकथा निर्देशिका, सब कुछ है। कैसा लगता है कि वो कभी प्राउड फीलिंग या अभिमान वाला वो भाव कभी आया कि मैं तो यहाँ पहुँच गई हूँ? नहीं, गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दब निकले। तो ख्वाहिशें तो अभी मेरी कभी खत्म ही नहीं हुई है। जब ख्वाहिश आपकी खत्म नहीं होती तो आप निरंतर संघर्ष में रहते हैं कि नहीं, मुझे तो अभी तो मुझे लगता है कि कुछ अचीव ही नहीं किया है। अभी तो आप लोग बोल रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत है ये आगाज है और अभी तो बहुत अच्छा काम करना है, बहुत फिल्म बनानी है, अभी अच्छी फिल्में बनानी है जिससे। और मुझे ये इस बात की खुशी है कि मेरी एज में आज से 60 साल पहले, 66 साल पहले का जो समय मैंने दिखाया है, जो मेरे साथ हुआ है, उसको अगर आप लोग यंग लोग उससे रिलेट कर पाते, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं। वरना क्या होता है कि आप 66 साल पहले, आज कैसे आप रिलेट कर पाए। लेकिन मैंने ये देखा, मेरी फिल्म हार्ट की स्क्रीनिंग थी तो 2010 या 11 वीकली जी, कॉलेज में एक लेक्चरर थी लड़की, वो यंग, मेरे ख्याल से 22-23 साल की, 24 साल। फिल्म देखने के बाद वो आई और एकदम रो रही थी वो, और मेरे से बोली कैन आई हग यू? मैंने कहा हाँ प्लीज। और वो मतलब मुझे पकड़ के उसने, मैंने कहा गांव की एक तो कहानी है, ये शहर की लड़की, बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ाती थी वो, है ना, श्री राम कॉलेज है ना, SRC कॉलेज, उसमें अंग्रेजी पढ़ाने वाला 23-24 साल का युवा और एक गांव की लड़की की कहानी बोल रही हूँ, और उसके साथ एक पास्ट की, बुद्ध पीरियड की लड़की की कहानी कह रही हूँ मैं। उनसे कैसे रिलेट कर रही है? इसका मतलब स्त्री की जो पीड़ा है, स्त्री की जो दुविधा है और स्त्री का जो संघर्ष है अपने आप स्थापित करना, वो सबका एक सा है। वो आज से 100 साल पहले की हो, 1000 साल बुद्ध पीरियड की हो, या आज की स्त्री, संघर्ष वही है। कपड़े चेंज हो गए हैं, थोड़ी मान्यता चेंज हो गई है, आर्थिक रूप से अभी थोड़ा सक्षम हुई है। आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं बता रही हूँ कि आर्थिक रूप से सक्षम होना या आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होना फैमिलीज की जरूरत हो गई, तो इसलिए पुरुष ने उसको अलाउ तो कर दिया। लेकिन स्त्री का संघर्ष डबल हो गया, वो बाहर भी काम करती है और घर भी वही संभाल। तो आप
में चेंज दोहरा क्या दायित्व है? है। आपने कहा कि आजाद हो तुम कमाने की, वो आजादी दे दी, लेकिन ये आजादी नहीं दी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम बैठो, चाय मैं बना के लाता हूँ, तुम मैं सब्जी बना देता हूँ, तुम आटा गूंद। ये आजादी क्यों नहीं है? और ये आजादी अगर है तो वो एहसान के तौर पर रूटीन में जो आना चाहिए, जैसे औरत का है, महिला का है, स्त्री का है, रूटीन में वो आई, अपना उसने चाय चढ़ा दी, वैसा क्यों नहीं? तो ये मजबूरी है, बात इसकी होनी चाहिए। बदलाव ये वहाँ नहीं से कि उस पर दोहरा आपने दायित्व संघर्ष डाल दिया, आपने दोहरा बोझ डाल दिया उस, और कहा अब तो आजादी दे रहे हैं आपको आर्थिक रूप से सक्षम होने। बिल्कुल। तो उस आजादी का जो मूल्य है, स्त्री अगर आजाद है आर्थिक रूप से और बिल्कुल ही आजाद होना चाहती है और अपना ये पॉइंट उठाना चाहती है, तो उसको या तो वो जो कर रही है कि भाई घर भी संभालो, बाहर भी संभालो, या उसे अकेला हो। आर्थिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक आजादी भी बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता, वैचारिक आजादी, स्त्री के साथ साथ पुरुषों की मानसिकता का चेंज होना बहुत जरूरी। अब इसमें बहुत समय लगेगा, ऐसा लगता है। बहुत समय लगेगा। सीमा कपूर लंबे समय तक बाहर रही हैं, मुझे लगता है आप महानगरीय जीवन जीने की आदी हो गई हैं। क्या आप अब भी को गांव की सीमा कपूर मानती हैं? बिल्कुल। जो झालावाड़ जाती है, लोगों से मिलते हैं, आम लोगों के पास बैठती हैं और उनसे कनेक्ट, तो कभी ऐसा विचार है कि भविष्य में वहां जाया जाए, कुछ किया जाए उन लोगों के लिए? अभी भी कर रही हूँ जितना हो सकता है मेरे से। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसके जरिए, क्योंकि हर आदमी जाके गांव में खेती नहीं कर सकता, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें कि इतनी सामूहिक खेती और ऐसा कुछ हम वो करें। समय भी नहीं बचा है लाइफ में, इतना लाइफ स्पैन भी कम हो गया है। जब थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम हुए तो जिंदगी के साल कम, जो आज से जब हम सजग हुए तो वक्त कम पड़ गया। तो हम मैं ये सोचती हूँ कि जितना हो सकता है उतना किया जाए, और हमारा जो प्रोफेशन है उसके जरिए भी आप अवेयरनेस फैला सकते। इसीलिए मैंने देखिए ना गांव पे ही ज्यादातर मेरा अच्छा, आपकी गतिविधियां भी चलती रहती हैं, मैंने देखा आप गांव में भी काफी सोशल वर्क करती रहती हैं। कंट्रोवर्सी जुड़ी है आपकी लाइफ से। आप मरहूम बहुत बड़े एक्टर ओमपुरी जी की वाइफ हैं। काफी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आई। भी किसी पल में कमजोर महसूस हुआ, कमजोरी लगी कि नहीं मैं कमजोर पड़ रही हूँ, या कुछ वैसा? कंट्रोवर्शियल लाइफ रही, काफी उतार चढ़ाव भी रहे जीवन का, तो वो फेज कैसे आपने बिताया जो जब आप लोग अलग हुए? भावनात्मक रूप से जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, क्या है, मृत्यु उतनी, ओशो ने कहीं मैंने पढ़ा था, मृत्यु दुखदाई इतनी नहीं होती है जितना हम बनाते हैं। नहीं, क्योंकि वो एक बार आती है, खत्म हो जाती है। लेकिन प्रेम का टूटना, वो विरह जो है ना, मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी है, क्योंकि वो बहुत लंबा है पीरियड, पीड़ादायी ना। मृत्यु तो एक बार आई, खट से गए आप, लेकिन वो विरह की जो मृत्यु है ना, वो पल 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 आप मार। तो जब आप किसी से बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, समर्पित होते हर तरह से, सामाजिक तरह से, हर मानसिक आत्मिक सरेंडर किया होता है, वहां पर अगर तो तकलीफ होती है और उसको मुश्किल होता है झेलना, बहुत मुश्किल होता है। और ईश्वर की ये कृपा रही है कि उस दौर में भी मैंने कोई मतलब संयम से काम लिया। मैं उस हर्ट में ये नहीं हुआ कि मैं पेपर्स में और मीडिया में कितने फोन आए होंगे, आप तो समझ सकती हैं कि एक जरा सा कुछ होता है। लेकिन ही कृपा रही कि मेरे मन में ये आया कि नहीं, मुझे किसके लिए आप कीचड़ उछालें, उसके लिए जिसे आपने प्रेम किया है ना। आज उसको आप गिराना चाह रहे हैं, कभी उसको उठा के फर्श पे लाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें, और मेरी माता जी ने मुझे संभाला, काफी संभल दिया। मम्मी पापा का तब पापा थे? पापा ने। अच्छा, अनु कपूर जी का पिछले दिनों हमने कोई इंटरव्यू देखा, उन्होंने उसमें कहा कि भाई मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, बहन की शादी होती है, टूट जाती है शादी, तो मैं क्यों मानूं कि ईश्वर है? आप उनके बरक्स क्या कहेंगे, आपकी आस्था कितनी है? देखिए, ईश्वर का ये काम नहीं है कि वो आपकी शादी तोड़ दे और शादी करवा दे। ईश्वर को हम, है ना, एक व्यक्ति की तरह अगर लेते हैं तो वो ईश्वर व्यक्ति थोड़ी है कि वो इन छोटी छोटी चीजों में, कि आपके इमोशंस में। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैं जब बहुत छोटी थी, 5-6 साल की, माँ तो मारती हैं, और आपने जिक्र भी किया कि मेरी माँ बहुत सख्त थी। बहुत सख्त थी, क्योंकि क्या है, 4 बच्चे और जीवन का संघर्ष, और बड़ा अनुशासन सिखाया उन्होंने। जी, और बाबूजी का बाहर रहे, तो 4 बच्चों को डिसिप्लिन में अगर नहीं वो करती, तो फिर
फिर हम बिगड़ जाते हैं। वो जब मारती थी तो मैं किसी एक कोने में जाके बहुत रोती और मैं कहती थी, वो हमारे यहाँ काम करने वाले थे बाबुड़िया भैया, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाबूजी मम्मी को पैम्पर करते है ना, तो शादी में ही पैम्परिंग होती होगी। तो मैं बोलती थी भगवान मेरी बाबुड़िया भैया से शादी करवा दे। अगर भगवान होता और रोता, अरे बेचारी रो रही है सुन लो इसकी बात, तो क्या होता है। तो भगवान इंसान नहीं है, वो उसको हम इंसान की तरह ना लेके अरे वो द्रवित हो गया, बड़ी बेचारी रो रही है, दे दो लॉलीपॉप, दे दो बाबुड़िया भैया से शादी करवा दो। तो उसको अगर आप इंसान की तरह लेते हैं तो आप उससे भी वेंजेंस लेने की कोशिश करते हैं कि तुमने ये नहीं किया ना, मेरी बहन की शादी तोड़ दी, अब मैं तुम्हें नहीं मान। मैं ईश्वर कोई इंसान नहीं है, ईश्वर आपके ये छोटी छोटी भावना में नहीं है, वो आध्यात्म की जर्नी अपनी अलग है, वो यूनिवर्स है, वो आप जो देते हैं वही देता है, जो आप दे रहे हैं वही इको होके आ रही है बात, वो है ईश्वर। उसको आप अगर ऐसे सोचेंगे ना तो अन्नू भैया को अभी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा अध्यात्म में, तब जाके वो समझ पाएंगे कि ईश्वर का, या शब्दों में ईश्वर अब इतना चलन में आ गया है भगवान और ईश्वर के, हम उसे इंसान समझने लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आपके निजी जीवन और कथात्मक यात्रा से थोड़ा इतर एक सवाल ये कि आजकल फिल्मों पे क्या काम चल रहा है? कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ नए सीरियल्स भी आ रहे हैं? सीरियल का तो देखते हैं अभी, सीरियल का तो वो है, लेकिन फिल्म की तो तैयारी है। अच्छा जी, कोई प्रोड्यूस कर रहा है और महिला प्रधान ही है मेरी फिल्म। बहुत लाइट ढंग से कही हुई कहानी है, मध्यम वर्गीय स्त्री की ही कहानी है, लड़की की कहानी, और हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक शूट शुरू कर दें। अरे वाह, बहुत बधाई हो एडवांस में। किसी पुस्तक पे भी काम हो रही है अभी? और हाँ जी, दूसरी किताब पे भी ये नाटक वालिया नाम है उसका। अच्छा। आपने पपेट्री में भी बहुत काम किया है जी, तो वो क्या खास है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। पपेट्री क्या था? वो इत्तेफाक मेरी जिंदगी में, आपने देखा होगा किताब में भी, हर चीज इत्तेफाक आपने जिक्र किया है। कभी कुछ मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, और जो मैंने नहीं चाहा वो बहुत ज्यादा हो गया, और अच्छा भी और बुरा। थिएटर का भी ऐसा ही हुआ कि अचानक मेरी भाभी की जो सिस्टर है उनके हस्बैंड आए, बोले पपेट थिएटर ज्वाइन करोगी? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं पपेट थिएटर क्या होता। बोले नहीं, श्री राम सेंटर। अन्नू भैया 500 रुपया महीना भेजते थे और 500 रुपये तनख्वाह, 83 की बात। मैंने कहा चलो अन्नू भैया का बोझ कम हो जाएगा, बेचारे मुझे भेज रहे, और मैंने थिएटर ज्वाइन किया। दादी पदम जी वहाँ के डायरेक्टर हुआ कर, बहुत अच्छे इंसान, तो उनके सानिध्य में मैंने उनमें एक ही कमी थी, महान थे वो अपने कला में, सब तारीफ नहीं करते और आपकी बुराई जरूर करते थे। क्या तुम देखो जो ट्रेडिशनल पपेटियर है वो तुमसे आगे चलेगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था, जिन्होंने आंख ही पपेट में खोली है, मेरे 15 दिन आए लड़की का क्या उनसे मुकाबला, लेकिन है ना मैं उसको बहुत सीरियसली लेती, और फिर वो हंसते भी थे, और इस तरह से उन्होंने मुझे क्या बोला चाहिए, चुभा के उन्होंने मुझे पपेटियर बनाया। वो कितनी बन पाई पता नहीं, वो तो दादी ही बता सकेंगे, लेकिन हाँ थिएटर की वजह से दुनिया घूम ली। वाह, मतलब अलग अलग कंट्रीज। एक ऐसी लड़की जो झालावाड़ से निकलती है वो पूरी दुनिया की सैर पे निकल जाती है। वाह वाह। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, खासतौर से युवा जो आप जो NSD आना चाहते हैं या फिल्म या नाटक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही असाधारण, या आप यूं कहें कि बहुत साधारण परिवार से आते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, ग्रामीण इलाके के बच्चे, वो आपकी जिंदगी से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि किन किन संघर्षों से होकर आप यहाँ पहुंची हैं, और अंततः तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश है जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहिए? देखिए, हमने करियर बनाया तो मैं सबसे पहले उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप जो ग्लैमर है और जो पैसा है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर सिर्फ उसको देख के आप कुछ बनना चाहते हैं तो प्लीज मत आइए, क्योंकि वो सोच ही गलत। वहीं पे हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम फिल्मों में आए तो हमारा नाम होगा और हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। हमारी जो पूरी यात्रा रही है वो थिएटर, और होते 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 कि अच्छा ये है, ये भी कर लो, ये है ये, और उसके साथ साथ हमारी जो स्टडी थी लिटरेचर की। आपने किताबें खूब पढ़ी। जी जी, साहित्य, क्योंकि आप देखिए ना, कोई एक्टर बनना चाहता है तो भी आप अगर
साहित्य आपने नहीं पढ़ा है, आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। क्योंकि भाव वहीं से आता है, जिंदगी का रस जो है ना, वही है, साहित्य ही देता है। साहित्य ही देता है। तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और वही स्टडी होती है। अब 3 साल आप NSD में रहते हैं तो आपको सभी सिखाया जाता, मतलब स्टेज क्राफ्ट से लेके, लाइट से लेके, मेकअप से लेके, ये सारी चीज़ें भी की जाती हैं और टेक्निक सिखाई जाती है। लेकिन और पढ़ने को भी आपको बहुत मिलता है। लेकिन जो लोग, रंजीत भाई मेरे इतना पढ़ते थे जी, बड़े बड़े मेरे प्रसिद्ध नाटककार, तो 18 घंटे वो लाइब्रेरी में उनको अलाउ किया हुआ थे। नहीं, आपको लगता नहीं माँ बाप के दिए हुए संस्कार और मूल्य हैं, पढ़ने की आदत माँ ने डाली, सभी बच्चों में माँ ने डाली, और उसके बाद क्या पढ़ना है बड़े हो, वो फिर वो आदत की वजह से हम उसमें गए। और एक हम सब बहन भाई में एक जज्बा ये जरूर था कि हमारे अंदर ना एक बड़ी जलन खोरे हैं हम लोग। हमें आगे निकलना है। एनवी नहीं, आगे नहीं। बाबूजी मेरे कहा करते थे कि पैसे में, रुतबे में हमेशा अपने से नीचे वाले को की कह रहे, इसके पास तो बेचारे नहीं, उससे तो अच्छा हूँ मैं, उससे तो अच्छी हूँ, लेकिन वो ऊपर है। तो फिर आपको एक एनवी पैदा होगी, आपको प्रतिस्पर्धा होगी कि ये इतना ज्यादा कैसे ज्ञान है इसको, हमें ये ज्ञान चाहिए, हमें ये पढ़ना है। तो हमारे जितने भी दोस्त थे सब बड़े ज्ञानी थे। और मैं अपने भतीजे से कल ही बोल रही थी, कह रही थी कि ईश्वर की शायद मुझ पे अच्छी कृपा रही है कि जब मैं दिल्ली जैसे शहर में अकेली थी, 22 साल की लड़की अकेली, और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि कोई मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं बना जो बाद में चल के कोई क्रिमिनल बना हो, क्रिमिनल या क्राइम से जुड़ा हो। मेरे जो सफदर भाई थे, मधुप मोहता थे, वो IFS ऑफिसर हो गए, विनोद दुआ थे, ये जो लोग थे ये काफी वेल एस्टैब्लिश और बाद में हुए ना, बाद में हुए। उस वक्त तो वो संघर्षरत थे, उस वक्त तो वो कुछ भी नहीं थे। और वो विनोद जी वाला क्रश का क्या किस्सा था, वो भी कुछ था आपके ऊपर? कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, वो तो किताब में ही लिखा है, मैंने सच्चाई नहीं। क्या सच में था उनका क्रश? बहुत सुंदर रिश्ता था। और अभी मतलब दोस्त हैं वो? अभी दोस्त हैं, अभी दोस्त। वो भी काफी फिल्मों में सक्रिय हैं, अभी बना रहे हैं कुछ फिल्में वो। अरे वो तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। विनोद राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर करते हैं वो शायद। पहले तो खुद ही करते थे, अभी तो खुद उसको नेशनल अवार्ड मिला है 12th फेल के लिए। पूरा नाम मैं भूल गई, क्या नाम है? विद्दू विनोद चोपड़ा। तो मतलब अच्छे दोस्त हैं और वो किस्सा सच है। हाँ बिल्कुल सच है। उनका किताब में लिख दिया है जब। जी हाँ, तो ये थी आज की मशहूर लेखिका, निर्मात्री और एक बहुत ही अति संवेदनशील लेखिका, दिल की बहुत सच्ची, ईमानदार एक व्यक्तित्व, सीमा कपूर जी से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और अनु कपूर जी जो टीवी एक्टर हैं, प्रतिष्ठित और बहुत फेमस एक्टर हैं, उनकी सिस्टर हैं। मरहूम ओमपुरी जी जो बहुत विख्यात मेरे ख्याल से कलाकार रहे हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं और उसके बाद फिल्मों में भी आए हैं, उनकी पत्नी हैं। और सीमा कपूर जी स्वयं एक स्थापित लेखिका भी हैं और निर्देशिका भी हैं, कई सीरियल्स बनाए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इनका अपना नाम है और जाना पहचाना चेहरा है। हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं इनके निजी जीवन पे, इनकी किताबों पे और इनकी बीते ज़माने के कुछ पहलुओं पे भी हमने चर्चा की है, मम्मी पापा के बारे में भी चर्चा की है। इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, हम एक सेगमेंट लेंगे जहाँ पे हम एक प्रश्न, एक 1 वर्ड आंसर्स क्वेश्चंस लेते हैं रेडिकल, तो उसमें आप फटाफट रैंडम क्वेश्चंस हमारे होंगे और आपको उत्तर देना है। तैयार हैं आप? वो मज़ेदार सेगमेंट है। जी हाँ, तो हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है रैपिड राउंड फायर क्वेश्चन आंसर्स। सीमा जी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आपकी? इमोशंस। सबसे बड़ी ताकत? इमोशंस। सबसे बड़ी प्रेरणा? माँ। कोई लम्हा जिसे आप भुलाए ना भूलती हूँ? बहुत सारे हैं, लेकिन जब हमारा डिवोर्स हुआ वो लम्हा। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख? बच्चे का जाना। रिग्रेशन तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। कई बार भूल में घूमने चली गई थी, बाबूजी घर पे अकेले थे, आई शाम को तो बाबूजी भूखे थे, तो ये आज भी सालता है। फिर जो मेरी पेट थी, पुरी साहब ने कहा कि मैं लेता हूँ जिम्मेदारी, ये बहुत तकलीफ़ में है, बूढ़ी हो गई थी बहुत, इसको सुला दो।
तो वो भी मुझे सालता है कि मतलब सेवा करनी चाहिए थी। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो गलतियां हो जाती हैं। बचपन की कोई याद जो अब तक दिल में हो? बचपन की तो बहुत सारी याद है, बचपन कोई ही। एक, मतलब ऐसा लगता है कि वो याद हमेशा मेरे साथ हो, कोई ऐसी याद है क्या? जब माता पिता भाई बहन सब एक साथ बैठ के हंसते थे और रोटी आ जाती थी कहीं से और हम सब खाना खाते थे। मम्मी को प्यार करने की एक वजह, आप मम्मी को बहुत चाहती हैं शबनम कपूर को, कोई खास वजह? माँ है इसलिए। पिताजी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? सच बोलना। दादी से प्यार क्यों था? दादी को मैंने नहीं अच्छा, आपने देखा। देखा नहीं देखा। मम्मी को आपने देखा है। आपको पालतू जानवरों से बहुत प्यार था? मुझे जानवरों से प्यार है, पालतू से नहीं। अच्छा। फिल्मों की तरफ क्यों आई, कोई एक खास वजह? थिएटर में सरवाइव नहीं कर रहे थे फाइनेंशियली। ओके। और कितना फक्र है अन्नू कपूर की सिस्टर होने का? बहुत ज़्यादा। ओमपुरी जी की वाइफ होने का? बहुत ज़्यादा। अगले जन्म जब लेंगी, भारत में आएंगी, तो क्या बनना चाहेंगी? सीमा कपूर। वाह वाह। सीमा कपूर की कोई खासियत जो उसे बहुत प्यार कर, खुद से जो प्यार है सीमा कपूर को, क्यों? ग्रजेस नहीं पालती मैं, ज़्यादा देर तक मेरे अंदर किसी के लिए गुस्सा नहीं रहता है। सीमा कपूर इतनी खुश कैसे रह लेती हैं इतने उतार चढ़ाव के बाद भी? ईश्वर की कृपा। प्रभु में कितना भरोसा है? 100%। भविष्य की क्या योजना है? फिल्में बनाना और निर्माण करना। गांव से कितना प्यार है? बहुत ज़्यादा। खुद के लिए कितना समय निकालती हैं? बहुत ज़्यादा। जब फ्री हो, लीजर टाइम पास, फेवरेट लीजर टाइम क्या है? अच्छी फिल्म देखना। मुंबई क्यों पसंद है? कर्म भूमि है। दिल्ली क्यों नहीं आना चाहती आप? पोल्यूशन है। ये आते ही देखिए ना, अब जाके गला खुला है। जो विरासत में आपको ये गुण मिला है, हंसी और मुस्कुराहट, मतलब कितना फक्र है सीमा को सीमा होने का? बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट बर्थ में भी सीमा ही होना चाहेंगी? ओके। टाइम फ्रेम में बैठी, टाइम मशीन में बैठकर क्या वापस लाना चाहेंगी? बचपन। क्या बचपन से इतना प्यार क्यों है? बचपन से इतना प्यार इसलिए कि उस समय का दौर जो था उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो माँ बाप का होना, माँ बाबूजी का होना और सब लोगों का एक साथ होना। और यकीन मानिए वो जो थिएटर कंपनी हमारी थी, अगर हम भूखे होते थे तो 250 लोग भूखे होते थे, 300 लोग भूखे होते थे। तो वो जो कलेक्टिव संघर्ष है ना, वो आपको बड़ी ऊर्जा देता है। अकेला संघर्ष जो है ना, आज मैं अकेली बैठ के अगर मैं भूखी हूँ और मैं वो कर रही हूँ जद्दोजहद, कहाँ से काम आ जाए, तो आप में ताकत नहीं रहती। लेकिन जब आपके साथ बहुत सारे लोग हों और वो उसी संघर्ष में जुड़े हों, बहुत ताकत होती है, जो अब नहीं है। हम बिखर गए, हर किसी का अपना घर बन गया, भाइयों के अपने बन गए, दोस्तों के अपने बन गए। आप संघर्ष में अकेले जब हो जाते हैं ना, वो पीड़ादायक होता है। जिंदगी के लिए संघर्ष कितना ज़रूरी है? जिंदगी के लिए संघर्ष उतना ही ज़रूरी है जितना जिंदगी जीने के लिए सांसों का लेना। नए कलाकारों को क्या संदेश देंगी? ग्लैमर देख के कलाकार बनने का कोई तुक नहीं है, ना सक्सेस मिलती है। कलाकार, अगर आप सच में अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कला है, तो उस गुण को पहचानने की भी क्षमता होनी चाहिए आप में। उसको विकसित करना होगा पढ़ने से। और नए लेखक सीमा कपूर की तरह लेखक कैसे बने? हे भगवान, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ बिठा दिया। नहीं, आपकी लेखनी बहुत इफेक्टिव है। ईमानदार रहिए और सहज रहिए। कोई स्वप्न जो अधूरा रह गया है जिसे पूरा करना हो? बहुत सारे। समाज में स्त्री का बदलाव, समाज सेफ हो, सुरक्षित हो, यहाँ बच्चे सुरक्षित हों, यहाँ बालिकाएं सुरक्षित हों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि ये होनी चाहिए, और वो स्वप्न की तरह है कि कितना संसार कितना अच्छा और सुरक्षित हो जाए कि सब इसको एंजॉय कर सके। और आपके सुनने वाले चहेतों के लिए कोई संदेश, अंतिम वाक्य जो आपको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एक लेखक के तौर पे, एक निर्देशक के तौर पे, एक पटकथा लेखक के तौर पे? देखिए, मेरा तो
एक बड़े होने के नाते भी एक इतना लंबा जीवन जिया है, ये संदेश है कि आप जहाँ भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नाम हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हीरो बने, हीरोइन बने, निर्देशक बने, ये बने। आप जहाँ भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर उसे ईमानदारी और मेहनत और लगन से करेंगे तो आपका देश को भी कंट्रीब्यूशन होगा, आपके परिवार को और समाज को कंट्रीब्यूशन होगा, और इस संसार को कंट्रीब्यूशन होगा। और पेड़ लगाइए, उनको मत तहस नहस कीजिए, जितना हो सके हवा पानी सब शुद्ध हो जाए, ये बच्चों को सिखाइए। और सफलता के शीर्ष पे भी रहते हुए सहज कैसे बना जाए, ये बताएं। तो ये आपको ये सोचना चाहिए कि शीर्ष कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जितना आप ऊपर खड़े होते हैं ना, आंधी पानी और पैर आपके वहाँ से डगमगाने का बहुत वो रहता है। तो ये आपको जब भी ये लगेगा कि ये कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब ऐसे ही चली जाएगी। अभी हम बातचीत कर रहे थे सीमा कपूर जी से, एक बेहद संवेदनशील लेखिका हैं, एक बेहद ही मृदुभाषी, बहुत साधारण और बहुत ही सहज महिला हैं, और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। स्थापित तो हैं ही आप, लेकिन सफलता के शीर्ष पर होते हुए भी इतना सहज रहना बहुत बहुत मुश्किल है। मैंने इनसे आज सीखा है। हम मिलते हैं किसी और किरदार से, किसी और कार्यक्रम में।